जाएंगे, जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे, हम नया खिलाएंगे, ताजगी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवा कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए। शासन को, प्रशासन को हमसे कुछ लेना देना नहीं था। इनको बस नंबर ऑफ आरटीपीसीआर चाहिए थे। इतने पॉजिटिव आए, इतने निगेटिव आए, इनको इतना टैबलेट्स दिया। आरोग्य कर्मचारियों की इनको 1 रुपए की चिंता नहीं थी। एक्चुअली एक रैपिड रिस्पांस टीम करके हमारी अलग से टीम बनाई गई थी। कोविड में जो पेशेंट क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है, उनको दवाई देना है, उनको क्वारंटाइन करना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो वो सब हम लोग, वो टीम हमारी करते थे। जब कॉल आया तब जाते थे। रात के 2 बजे भी मैंने पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे पेशेंट बढ़ते गए, मैन पावर नहीं मिलता गया। फिर उस बीच में हम लोगों को ना ग्लव्स मिलते थे, ना मास्क मिलते थे। अपना स्कार्फ है ना, अपना स्कार्फ बंध गया। फिर ग्लव्स, एक टाइम पे ग्लव्स जब दिए उन्होंने, इतने बेकार कंडीशन के ग्लव्स थे कि पूरे ये जो हाथ है ना उसमें रैशेस आ गए। मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल था काम का। मतलब सवेरे 8 बजे था और मैं घर में कोविड के टाइम पे 7 बजे घर आती थी। घर का कुछ नहीं देख रहा था। बच्चों को भी मुझे बाहर मम्मी की तरफ 4 महीने मैंने बच्चों को मम्मी की तरफ रखा था, क्योंकि कांटेक्ट में अगर आ गए तो पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जा रही थी। सवेरे जाती थी उनको बस फेस दिखाने, और रात में टीम स्पेशल है, आरआरटी करके स्पेशल रैपिड रिस्पांस टीम है, तो उसको 50% का लेटर 15% का लेटर आया था, तो हमें 15% नहीं मिला, सब स्टाफ को 10% ही मिला। 40-50 स्टाफ थे। तब हम खुद ही, अगर हमारी मांगे तो हम खुद ही जाते थे अपने लेटर्स लेके, फाइल्स लेके, किसी पॉलिटिशियन के पास रहो या हमारे हायर अथॉरिटी के पास। लेकिन हमको तब हमसे कोई बात नहीं करता था। हमको बाहर गेट से ही बाहर निकाल देते थे, क्योंकि हमारे साथ कोई लीडर नहीं था और यूनियन के बारे में तब कुछ पता नहीं था। तो हम लोग ज्वाइंट हो गए। 7 जुलाई 2016 को हम लोग ज्वाइंट हुए। इन लोगों ने हमें 6 साल में निकाल दिया था। 6 साल ड्यूटी करने के बाद, सेवा देने के बाद, हमने जो सेवा दी थी, 0 से हमने जो चालू किया था, आंगनवाड़ी ढूंढने से लेके हमने चालू किया था। उस टाइम पे हमारे दवाखाने में अटेंडेंट भी नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये इस टाइम भी अगर ये 2 साल 4 साल के बाद अगर ये फिर से हमें बोले कि नहीं तुम लोग घर में बैठ जाओ, तो उस टाइम पे क्या करूँगी। कोविड के कारण किसी को एक साथ आने के लिए वो रूल था कि नहीं आए, 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आए। फिर भी हमने वो नहीं, शायद 200 या 300 लोग हम एक साथ आए थे तब। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हुआ था कि 2 या 3 दिन में हमारा पेमेंट इशू हुआ था, उसके बाद लगा नहीं यूनियन कुछ कर सकती है, तो मतलब यूनियन है इसलिए वो पेमेंट निकला। तो तब थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि जाना चाहिए। फिज़िकल मीटिंग्स में जैसे वो जोन के स्टाफ से बात होती थी, तो उनसे मिलना भी होता था, उसको देखना भी होता था कौन स्टाफ है एक्चुअली, वो तो पता चले हम किसको यूनियनाइज कर रहे हैं, उनको देखे बिगाड़ कैसे करेंगे। तो आई टू आई कॉन्टैक्ट से उनसे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता था, मिलना होता था, कौन सी स्टाफ कैसे है, उनके इश्यूज डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। वो एक जोन मीटिंग होती थी। फिर हमारे ऑफिशियल जो मीटिंग्स रहते थे उसमें अगर हमें ब्रेक मिले या जैसे भी टाइम मिले वो स्टाफ से बात करो। दिमाग में वही रहता था कि ये स्टाफ से बात करेंगे, वो स्टाफ से बात करेंगे, अभी मीटिंग है आज। तो एक पहले स्ट्रेटेजी मन में रहती थी कि अभी ये 2-3 स्टाफ से हमें बात करनी है। किसी को मुझे यूनियनाइज करना है, जोड़ना है, उसके दिमाग पे अगर मुझे हावी होना है यूनियन के बारे में, तो यूनियन के बारे में उसे मुझे सोचने के लिए मजबूर करना है। तो ये मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं ड्यूटी आवर्स में ये सब चीज़ें खींच पाऊँ, या फिर 1-2 घंटा उसके अलावा मेरा ट्राई यही रहता है। तो जब उनसे मीटिंग जोन टू जोन होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन जब होता है, तो पहले उनकी बातें सुननी पड़ती है, मुझे उनका सुनना पड़ता है। उनके तो पहले प्रॉब्लम ही आते हैं आगे, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, उसके बाद फिर उनकी सुनो, उनके पर्सनल प्रॉब्लम सुनो, उनके पर्सनल प्रॉब्लम को उनको थोड़ा सा सोल्यूशन दो, उसके बारे में सोचने के लिए उनको फ्री होना पड़ता है।
फिर मैं अपना कुछ बताती हूँ, मेरा अनुभव उनसे शेयर करती हूँ। स्ट्राइक के बाद हर एक जोन में हमारी मीटिंग हुई है, 200 जोन में। तो उससे एक इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जैसे उसके बाद में महिला डे का प्रोग्राम आया मार्च में, बाद में 1 मई का प्रोग्राम लेबर डे का रहता है, उसमें हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ी, जो कम हुए थे वो बढ़े, उनकी मेंबरशिप बढ़ी। मेंबरशिप जो 50 पे आ गई थी वो धीरे धीरे बढ़ के 120, 130 ऐसे धीरे धीरे, हमने किसी काम के लिए घाई नहीं की, पेशेंस के साथ वो सब डील करते गए। मेरे ये एक्सीडेंट तो अभी भी हुआ है, 12 दिन हो गए। और इससे पहले दिसंबर महीने में 20 दिसंबर को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा था, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे 6 जगह गैप हो गया था, और इंटेस्टाइल है उसमें ट्यूमर हो गए थे। यानी कि एक ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, इतना कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये नहीं, इनका कुछ कर नहीं सकते। बहुत हॉस्पिटल में भी गए और वहाँ पे मेरा इलाज किए, लेकिन कुछ हाथ में ही नहीं आ रहा था कि इलाज करे तो कौन सी डॉक्टर करें। फिर उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैं जहाँ पे एडमिट थी आके डॉक्टर से बात की। फिर वहाँ पे इतना भी बोला कि पैसों को कोई टेंशन नहीं लेना है, हम यूनियन के लोग हैं, हम पैसा तुमको पुराएंगे, फिर भी तुम अच्छे होके आओगे। ऐसे नहीं कि मैं हूँ मेन ऑर्गेनाइजर तो मुझसे ही बात करेंगे, बाकी जो हमने ट्रेन किए हुए हमारे लीडर्स हैं उनसे भी बात होती है उनकी। यूनियन के लिए काम करना, फील्ड में जाके काम करना और घर पे जाके काम करना, 3 जगह एक लेडीज़ बढ़ जाती है। घर के लिए टाइम दो तो वर्क अच्छे से नहीं हो पाता, वर्क अगर अच्छा ना हो तो यूनियन के लिए समय नहीं मिलता। अभी जैसे एक ट्रेनिंग लगाया है, तो किसी किसी के घर में भी बोलते क्या है हमेशा ट्रेनिंग, क्या है तुम क्या सीखने जाते हो ये ट्रेनिंग में, क्या चीज़ें पढ़ाते हैं यहाँ पे। पहली सोच तो उनकी यहाँ से शुरुआत होती है। जेंट्स को कोई भी संगठित कर लेता है, क्योंकि उनको एक रेडीमेड टिफिन मिल जाता है, सवेरे आने के बाद भी खाना मिल जाता है। लेकिन उसी के घर की लेडीज अगर रहती है तो उसको ये सब करके ही निकलना पड़ता है। फिर आने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाई लो, सब करो, उनका सुनो, घर का भी देखो, तो उसके लिए बहुत टफ काम है। और ट्रेनिंग की वजह से एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कॉन्फिडेंटली बता पाती हूँ, घर में रहो या ऑफिस वर्क में रहो, कि मैं कर रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ। यूनियन यानी कुछ गलत नहीं है, सबको एक साथ लेना, एक साथ सबके साथ काम करना ये ज़रूरी है। मेरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको पूरा करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेनिंग की इसमें घर में देखने का नज़रिया भी थोड़ा सा चेंज हुआ कि नहीं, कुछ तो कर रही है, कुछ तो हो रहा है, ये कुछ कर रही है बाहर जाके भी। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रही है ड्यूटी होने के बाद भी, ऐसा नहीं। तो उस वजह से मतलब घर में कभी उनको पता रहता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे। तो उस वजह से एक जो एक अंदर के अंदर ही हमारा खुद का स्ट्रेस रहता है वो थोड़ा कम हुआ। घर में आने के बाद भी ऐसी चिड़चिड़ तो मेरी कम हो गई उस वजह से। तुम बाहर जाओ, घर में रहो, तो लेकिन जो महिला अपना अगर खुद का स्टैंड नहीं रख पाई, वो अपनी खुद की बात अगर रख नहीं पाई, तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मुझे ये पीएसआई ने मतलब पीएसआई की ट्रेनिंग में मुझे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे ही आगे बढ़ना है और बाकी लोगों को संगठित करना है, ये मेरा मोटो था। डिमांड स्पेशली ये थी कि जो भी काम हो रहा है वो जॉब चार्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है, और नॉन नर्सिंग काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो एक था। और कुछ ESIC लागू करने के बारे में भी था कि वो ESIC लागू की जाए। NUHM का जो हमें गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से नहीं था, उसमें नहीं लिखा था कि UPSC का स्टाफ NMC के काम करे। क्योंकि इस कर्मचारियों में 99% कर्मचारी महिला है, तो क्या इसीलिए इस आरोग्य पेशा में लोग
कंत्राटी पद्धति पे है? मैं ये भी सवाल खड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि महिलाएं हैं, क्या इसीलिए उन्हें कम तनख्वाह में दी जाती है? क्या कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, जिस समाज में महिलाओं के श्रम का जहाँ तक सवाल है, उस श्रम को सस्ता माना जाता है? और ये बहुत खेद की बात है, दुख की बात है, निंदनीय बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ लिंग भेद को हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं है, ऐसे देश में अगर नीतियों का हिस्सा बन जाए और सेक्टर के सेक्टर ऐसे बन जाए कि जहाँ महिलाएं कर्मचारी होगी और ना ही उनकी सेवा की कोई गारंटी है और उनका पगार कम से कम 3/4 से कम है, तो ये आर्थिक शोषण तो है, मानसिक शोषण है, साथ में जो हमारा पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में महिलाओं को जो दुय्यम स्थान है, वो कहीं ना कहीं अब सरकार की नीति निर्धारण में उसको मान्यता दी जा रही है, जो बहुत निंदनीय बात है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है कि यूविन एंट्रीज आपको करनी है। तो पहले ही ये काम हम रजिस्टर पे करते थे, मतलब राइटिंग में भी करते हैं, उसको R15 रजिस्टर बोलते हैं और एक R16 रजिस्टर है, तो उसमें हम ऑलरेडी एंट्री करते हैं। वही एंट्री पोर्टल पे भी करते हैं, आरसीएस पोर्टल पे। उसके अलावा दूसरा पोर्टल इन लोगों ने चालू किया है, यूविन पोर्टल, मतलब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पोर्टल जो है, तो उसकी एंट्रीज वहाँ पे उन्होंने कंपनसेशन किया। तो वो हुआ 2023 में। हमने बोला कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। एक ही काम हम लोग कितनी बार करेंगे ना। 4-5 सेंटर ने वो एंट्री शुरू की थी, लेकिन हमने उन्हें रोका कि आप एंट्रीज मत करो। अगर ये एंट्री आप 4 लोगों करेंगे तो बाकी सेंटर के भी धीरे धीरे करने लगेंगे और साथ में सभी सेंटर को करना पड़ेगा। तो यूनियन जो आपको बता रही है, आप उनका सुनिए, क्योंकि ये आपके भले के लिए नहीं है, ये नॉन नर्सिंग काम है। इसलिए हमारे सामने चुनौतियाँ अलग अलग किस्म की है। अब हम सोच रहे हैं, हमारे यूनियन में भी एक इस पर समझ बनी है कि यूनियन का विस्तार किया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो राष्ट्रीय आरोग्य अभियान है, ये एक महानगर पालिका मर्यादित अभियान नहीं है। ये पूरे देश के स्तर पर चलने वाला अभियान है। तो ऐसी स्थिति में ये बात सही है कि महाराष्ट्र में किसी महानगर पालिका में ये जो NUHM का स्टाफ अगर यूनियनाइज हुआ है, श्रमिक संगठन में बद्ध हुआ है, वो नागपुर में हुआ है। तो अब ये सोच बनी है कि यूनियन का विस्तार किया जाना चाहिए। कोविड के फर्स्ट फेज यानी 2021 में हम संगठित हुए थे और हमारी यूनियन बनी थी। तब हम 10 स्टाफ नर्सेस एंड ANM यूनियन में थे। फिर धीरे धीरे 10 UPSC तक हम पहुंच पाए एंड 2025 में अब तक हमारी मेंबरशिप 182 है एंड 32 UPSC के हेल्थ वर्कर को हमने यूनियनाइज किया है। हमारी यूनियन, हमारी ताकत, वर्कर्स पावर, हमारी यूनियन, हमारी ताकत, हमारी यूनियन, लड़ेंगे, जीतेंगे।